हेलो एवरीवन। नमस्ते सबको। आज का जो वीडियो है, ये मैंने जो नए लेबर कोड्स इंडिया में लॉन्च हुए हैं या फिर गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए हैं उसको ब्रीफ करने के लिए बनाया है। इसका एक बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन दूंगा ताकि आपको समझ में आए कि आपको क्या चेंजेस आपके सैलरी स्ट्रक्चर में या जो भी चेंजेस है आपको करने हैं। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी बताऊंगा। और किस किस को एप्लीकेबल है किसको नहीं है इसको सबको हम लोग आज इसमें कवर करेंगे। आपके कुछ भी डाउट्स होंगे तो उसके बारे में मुझे आप कमेंट्स में लिखिए, मैं डेफिनेटली आपको इसमें गाइड करूंगा। एक थोड़ा सा ब्रीफ मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम राजेंद्र कुलकर्णी है। मैं पिछले 24 ईयर से मैं लेबर लॉ और पेरोल में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरी कंपनी का नाम है रेन एंड पेकर प्राइवेट लिमिटेड। हम लोग पेरोल कंप्लायंस और लेबर लॉज में ही डील करते हैं और मोर देन 500 क्लाइंट्स के साथ में हम लोग काम कर रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं इसके बारे में। तो बेसिकली जो लेबर कोड्स हैं वो पहले जो थे बहुत कॉम्प्लेक्स लेबर कोड्स थे और डिवाइडेड थे अलग अलग इसमें जो नॉर्मल आप लोगों को समझने के लिए, किसी कॉमन इंसान को समझने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स थे। तो इसलिए उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है, इसको कैटेगराइज कर दिया गया है। टोटल 29 सेंट्रल लेबर लॉस है जिसको 4 कोड्स के अंदर डिवाइड किया है। अभी इससे क्या होगा, इससे कंप्लायंस भी इम्प्रूव होगा, मॉनिटरिंग भी अच्छा होगा और एम्प्लॉयज को बेनिफिट इससे होता है। कोई भी लेबर कोड जो होते हैं वो हमेशा एम्प्लॉय बेनिफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही हमेशा ये होता है। तो इससे जो वर्कर मतलब कोई भी एम्प्लॉय है, वर्कर डजेंट मीन कि कोई सिर्फ फैक्ट्री वर्कर है। जो भी कोई काम कर रहा है वो सारे वर्कर डेफिनेशन, उसको एक ब्रॉड डेफिनेशन में बोलते हैं। अगर आप आईटी में हो, सर्विसेज में हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, यू यू आर अ एम्प्लॉय जिसके लिए ये सारे लेबर कोड्स एप्लीकेबल हैं। और इसी के साथ में कंपनियों का भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो इसके लिए भी काफ़ी प्रोविजन किया गया है। तो जैसे बेनिफिट्स एम्प्लॉयज़ को मिलेंगे वैसे कुछ बेनिफिट्स एम्प्लॉयर्स को भी इसमें से मिलेंगे। तो हम लोग वन बाय वन ये सारी चीज़ें अभी कवर करेंगे इसमें। ये वीडियो एक 15 मिनट का वीडियो होने वाला है अप्रोक्सीमेटली। तो पहले तो देखते हैं कि ये 4 लेबर कोड्स कौन से हैं। फर्स्ट वाला जो है कोड ऑन वेजेस, सेकंड वाला जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, थर्ड वाला जो है वो सोशल सिक्योरिटी कोड और फोर्थ जो है वो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। तो ये सारे नाम हैं। अभी इसको हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे इसमें और समझेंगे कि ये लेबर कोड्स क्या है और इसके अंदर क्या क्या की चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है कोड ऑन वेजेस, वो जैसे वेजेस सजेस्ट करते हैं, वेजेस और सैलरी। तो उसमें एक सबसे पहले तो यूनिफॉर्म डेफिनेशन अभी दिया गया है कि इसके पहले वेजेस का डेफिनेशन पीएफ में अलग था, ईएसआईसी में अलग था, फिर बाकी किसी एक्ट में कोई और नॉन स्टैंडर्ड डेफिनेशन था। तो अभी जो डेफिनेशन है वो बहुत स्टैंडर्डाइज किया गया है डेफिनेशन। और वो क्या डेफिनेशन है वो हम लोग आगे जाके समझेंगे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, मिनिमम वेजेस जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होंगे अक्रॉस द सेक्टर्स। और एक नेशनल लेवल वेज अनाउंस होगा गवर्नमेंट की तरफ से, वो हर एक स्टेट को मैंडेटरी होगा। सिंस ये सेंट्रलाइज्ड इनिशिएटिव है, जो भी स्टेट लेवल वेजेस होंगे वो सेंट्रल वेजेस से लोअर नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, अगर अंडर शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इफ अगर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मिनिमम वेजेस फॉर अनस्किल्ड कैटेगरी, स्किल्ड कैटेगरी और के लिए जैसे 14,000 और 15,000 होंगे, तो स्टेट जो है उससे हायर वेजेस डिक्लेयर कर सकता है बट उसे लोअर वेजेस नहीं दे सकता। या आप एज ए एम्प्लॉयर आप उससे लोअर वेजेस एम्प्लॉयज को नहीं दे सकते। दूसरा चीज जो चीज़ है टाइमली वेजेस ऑफ पेमेंट की, अभी तक ऐसा भी काफी सारे लोग इसको फॉलो करते हैं कि कुछ लोग 10 तारीख को सैलरी करते हैं, कुछ लोग 15 तारीख को सैलरी करते हैं। तो अभी जो है पेमेंट ऑफ वेजेस का क्लियर एक टाइमलाइन दिया गया है, जो है 7 तारीख के अंदर अगले महीने की, उसके अंदर आपको पेमेंट आपको करना पड़ेगा। और और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इक्वल रेम्यूनरेशन। इक्वल रेम्यूनरेशन मतलब जो भी आपके कंपनी में मेल और फीमेल स्टाफ है अगर सेम काम कर रहे हैं तो उसको आपको सैलरी वाइज उनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। एक को लोअर और एक को हायर सैलरी नहीं दे सकते। आपको वो इक्वालिटी आपको मेंटेन करनी है अगर रोल सेम होगा, नेचर ऑफ वर्क सेम होगा तो ये एक ब्रॉड लेवल पे कोड ऑन वेजेस के अंदर है। दूसरा जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड।
ओके। दो इंडस्ट्रियल रिलेशंस ज्यादातर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखते हैं। हाउएवर इट इज नॉट नेसेसरी, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आल्सो अप्लाई इन द अदर सेक्टर्स एज वेल। तो इसमें जो है सबसे पहले तो हायरिंग और रिट्रेंचमेंट के रूल जो है, तो आप कौन से केसेस में हायर कर सकते हैं, कौन से केसेस में आप कब फायर कर सकते हैं, फायर करने पे एम्प्लॉय के राइट्स क्या है, एम्प्लॉयर के राइट्स क्या है, इसको क्लियरली डिफाइन किया गया है। दूसरा जो है ट्रेड यूनियंस का रिकग्निशन कैसे होगा, उसका क्लियर डेफिनेशन अभी दिया गया है कि कौन सी ट्रेड यूनियंस होंगी, ट्रेड यूनियंस इनसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ट्रेड यूनियंस आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, उसका क्लियरली एक डेफिनेशन दिया गया है। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो है, स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब एक सेंट्रल गवर्निंग प्रिंसिपल्स होते हैं कोई भी कंपनी का, जैसे हम लोग कोड ऑफ कंडक्ट होता है, तो वैसे स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर्स एप्लीकेबल होते हैं। इससे पहले वो 100 एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के ऊपर वो स्टैंडिंग ऑर्डर्स एप्लीकेबल थे। अभी जो है उसका थ्रेशोल्ड अभी 300 कर दिया है। तो अगर 300 के ऊपर आपके पास एम्प्लॉयज है तो आपको स्टैंडिंग ऑर्डर लाना, फॉलो करना मैंडेटरी है, और उसको अप्रूव करवाना भी मैंडेटरी है, आपके जो भी सिटी में या फिर आपके स्टेट में जो भी लेबर ऑफिस है उससे। और डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का जो प्रोसेस है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया गया है, एस्केलेशन मैकेनिज्म भी काफी क्लियरली डिफाइन किया गया है। तो ये जो है ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में आता है। नेक्स्ट जो है सोशल सिक्योरिटी कोड। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी है, जैसे आपको जो पता होगा कि हर एक कंपनी में होता है कि प्रोविडेंट फंड होता है, ईएसआईसी होता है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, ग्रेजुइटी होता है, मेटर्निटी होता है। दूसरा, अभी जो न्यू एज जो कंपनीज है बहुत सारी, जैसे स्विगी है, जोमेटो है, बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, तो वो गिग वर्कर्स हायर करते हैं। तो गिग वर्कर्स के लिए भी काफ़ी सारे नए प्रोविजंस इस लेबर कोड में इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद में यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी के ऊपर भी इसके ऊपर इसमें डिटेल्स दिया गया है। और फोर्थ जो है सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन, सो एक सिंगल सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन होगा, और इसका एक कंप्लायंस भी आगे जाके आएगा कि हर एक कंपनी को एनुअली ये जो भी आप कंप्लायंस कर रहे हो उसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा। तो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है फ्रॉम एम्प्लॉयर पॉइंट ऑफ व्यू और एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू, वो है प्रोविडेंट फंड, एएसआईसी, ग्रेजुएटी और मैटरनिटी में। तो प्रोविडेंट फंड जो है, अभी तक बहुत सारी कंपनी सिर्फ बेसिक के ऊपर कट करती थी, काफ़ी कंपनीज जो थी वो कुछ रैंडम कंपोनेंट्स के ऊपर करती थी। तो उसका डेफिनेशन जो है पीएफ एएसआईसी का अभी स्टैंडर्ड कर दिया है। वो जो भी आपके सीटीसी का 50% आपको बेस सैलरी लेना पड़ेगा, उसके ऊपर आपका पीएफ और ईएसआईसी का कैलकुलेशन होगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज इसमें दिया गया है कि अगर आप किसी को कॉन्ट्रैक्ट में हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर करके, तो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर को आपको 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है तो भी उसको आपको ग्रेजुइटी आपको देनी पड़ेगी। मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ऑलरेडी एप्लीकेबल है, बट उसको अगेन क्लियरली दिया गया है। जैसे आपको अभी भी हम लोग को मालूम होगा कि 26 वीक्स का मैटरनिटी बेनिफिट कोई भी फीमेल एम्प्लॉय अगर वो प्रेग्नेंट हो तो उसको देना मैंडेटरी है। उसके बाद में गिग वर्कर्स के लिए एक स्पेशल फंड ये किया गया है कि जिसके अंडर अगर कुछ उस गिग वर्कर का प्रोटेक्शन होगा तो उसका उसको जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स है, अगर उसको कुछ होता है या फिर या तो मेडिकल कुछ इमरजेंसी होता है या फिर उसका फॉर सम रीजन इफ समथिंग हैपेंस टू हिम, तो उनके सिक्योरिटी के लिए एक गिग वर्कर्स के लिए भी एक स्कीम गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है। उसका एक फंड होगा जो कंपनी को मैनेज करना पड़ेगा। सेंट्रलाइज रजिस्ट्रेशन मतलब जो भी एक्ट्स है उसके अंदर सेंट्रलाइज्ड एक सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल होगा, और उसका रिटर्न्स भी हमको भरना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द ईयर कि हमने कौन सा कंप्लायंस किया है और कौन सा कंप्लायंस हमने नहीं किया है। ठीक है, तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सोशल सिक्योरिटी कोड के अंदर। और लास्ट जो है वो ओएसएच मतलब ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी एंड हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस को। तो कोई भी कंपनी में आप वर्किंग कंडीशंस आपकी अच्छी होनी चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए, सेफ्टी, हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज, इसके ऊपर काफ़ी ध्यान दिया गया है। तो जैसे काफ़ी कंपनीज हैं, जैसे हैजार्डस जो आपका वर्क नेचर होगा, जैसे कोई केमिकल फैक्ट्रीज है या फिर आप किसी मेटलर्जी फाउंड्री वगैरह जैसा कोई ये होता है, तो उस केस में आपको हैजार्डस नेचर में आता है, तो उस केस में आपको सेफ्टी ऑफिसर रखना, सेफ्टी पॉलिसी होना, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी होंगी।
दूसरा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट इसमें जो दिया गया है कि अबाउ 40 जो आपके एम्प्लॉयज होंगे उनको आपको हेल्थ एनुअल हेल्थ चेकअप आपको मैंडेटरी होगा। कंपनी में जो भी एम्प्लॉयज हैं उनके लिए आपको एनुअल हेल्थ चेकअप आपको करवाना पड़ेगा, और उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा। ये कंपनी की तरफ से बेनिफिट होगा। वर्किंग आवर्स और लीव रूल्स भी काफ़ी क्लियरली डिफाइन किया गया है। लीव रूल जो है स्टेट के हिसाब से, अलग अलग स्टेट का डिफरेंट डिफरेंट लीव्स हैं, और वो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि अर्न लीव्स जो है वो आपको हर एक एम्प्लॉय को देना पड़ेगा। और अर्न लीव का इनकैशमेंट और कैरी फॉरवर्ड का भी सिस्टम आपके पास होना चाहिए। ये सारी चीज़ें किसको एप्लीकेबल है? कोई भी कंपनी जिसके पास 10 के ऊपर एम्प्लॉयज हैं उनको ये सब रूल जो है वो एप्लीकेबल है। वर्किंग आवर्स भी डिफाइंड किया गया है। टोटल 48 आवर्स का वर्क वीक हो सकता है, जिसमें अगर 8 घंटे आप काम करते हैं तो आप 6 दिन काम कर सकते हो। अगर आपको 12 घंटे का भी करना है तो 4 दिन आप, मतलब मंडे ट्यूसडे वेनेसडे थर्सडे, 4 दिन का वर्किंग है, 12 घंटे का काम भी अलाउड है। अगर आपको 8 दिन स्ट्रेच करना है तो आपको वो आपको 8 आवर्स पर डे का शेड्यूल रखना पड़ेगा। इसके पहले वुमेन वर्कर को नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए बहुत सारे स्पेशल परमिशंस वगैरह लेने पड़ते थे। अभी उसको लीगली अलाउ किया गया है। हाउएवर आपको उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी का ख्याल रखना पड़ेगा, उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। उनको पिकअप और ड्रॉप की फैसिलिटी होनी चाहिए, तभी आप वुमेन का नाइट शिफ्ट में उनको अलाउ कर सकते हैं इसमें लिए। और लास्ट जो है एक सिंगल रजिस्ट्रेशन एंड लाइसेंस। तो इसका एक सिंगल रजिस्ट्रेशन होगा ओएसएच के अंडर, और उसका एक लाइसेंस भी है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है, या फिर आपका बीओसीडब्ल्यू है। वो सारे जो लाइसेंसेस हैं वो एक सिंगल रजिस्ट्रेशन के अंडर आपको मिलेंगे। तो ये चार इंपॉर्टेंट कोड्स हैं इसके अंदर, जो न्यू लेबर कोड्स इंप्लीमेंट हुए हैं। उसके बाद में अभी देखते हैं कि एम्प्लॉयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पैक्ट है। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट तो है कि आपको वेजेस का रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि अभी तक आपका बेसिक वेजेस जो था, बेसिक प्लस डीए, तो और काफ़ी जगह पे रिटेनिंग अलाउंस भी होता है, तो बेसिक डीए और रिटेनिंग अलाउंस या फिर बेसिक सैलरी जो है वो आपके सीटीसी का, ग्रॉस सैलरी का नहीं, कॉस्ट टू कंपनी का 50% आधा होना चाहिए एग्जैक्टली। और उसके ऊपर आपका सारा पीएफ ईएसआईसी का कैलकुलेशन होगा। उसके बाद में जो भी पॉलिसी जो है उसके अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम जो ये है उसको अब ये करना पड़ेगा। एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट क्लियरली करना पड़ेगा। सिस्टम्स आपके सारे चेंज करने पड़ेंगे सैलरी स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आपका जो भी एचआरएमएस आप यूज़ कर रहे होंगे उसमें आपको ये सारे चेंजेस, आपको लीव पॉलिसी है, ग्रेजुएटी पॉलिसी है, इसमें आपको बैकएंड में आपके सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। टाइम ऑफिस पॉलिसी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको चेंजेस करनी पड़ेंगी। पेरोल में आपके डेफिनेटली चेंजेस होंगे, सिस्टम में चेंजेस होगा, आपका एचआर पॉलिसी मैनुअल में चेंजेस होगा, और कंप्लायंस डिसिप्लिन, आपका कंप्लायंस का कॉस्ट बढ़ेगा। ये एक इम्पॉर्टेंट चेंज है। तो जैसे आप पहले अगर 20% 20% पे ही आप पीएफ डिडक्ट करते थे, अभी वो मिनिमम 50% हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपका सैलरी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगा, उसका इम्पैक्ट एम्प्लॉय के ऊपर भी आएगा और एम्प्लॉयर के ऊपर भी आएगा। ठीक है। उसके बाद में एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि आपका पीएफ ज़्यादा कटेगा, मतलब आपका टेक होम कम है। ठीक है। तो ऐसा नहीं कि आपका सैलरी कम हो रहा है, आपका सैलरी उतना ही है, बट आपका सेविंग जो है पीएफ में ज़्यादा पैसे जाएंगे। पहले अगर आपके सपोज 2,000 रुपये कटते थे, तो बेसिक बढ़ने की वजह से आपके शायद 2,500 कटेंगे। तो आपके 500 रुपीज़ पर मंथ सैलरी कम होगा, बट आपका वो रिटायरमेंट सेविंग है या फिर लॉन्ग टर्म सेविंग जो है वो आपका अच्छा होगा। सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स आपको बेटर मिलेंगे इसमें। ग्रेजुटी का बेनिफिट जो है, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर था उसको पहले कोई भी राइट्स नहीं थे, तो अभी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं तो आपको 1 साल में ही ग्रेजुटी का अमाउंट एप्लीकेबल है। जो परमानेंट एम्प्लॉय के केस में वो अभी भी 5 साल का है, बट अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो तो उसके लिए आपको 1 साल में ही ग्रेजुटी एप्लीकेबल है। सेफ्टी एंड वेलफेयर में भी काफ़ी सारी डिटेल में प्रोविजंस हैं। इस वीडियो में, सिंस ये सिर्फ एक ओवरव्यू वीडियो है, इसमें हम लोग ज़्यादा एक ब्रॉड लेवल पे कवर कर रहे हैं। अगर आपको चाहिए तो मैं और भी हर एक एक्ट के ऊपर मैं डिटेल में इसके ऊपर वीडियो करूँगा।
ताकि आपको और डिटेल में आपको इनपुट्स दे सकूं। तो आप जो भी आपको क्वेरीज होगा आप कमेंट कीजिए, या फिर आपको आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि अगर आपको सब पसंद आ रहा है ये कंटेंट तो इसके ऊपर मैं और कंटेंट डालूंगा। और डेफिनेटली अगर कुछ क्वेरीज होंगे तो उसको भी आपके आंसर करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी पार्लियामेंट में पास हो गया है। स्टेट्स, हर एक स्टेट जो है उसकी उनकी रूलिंग ये करेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये इसका इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी हो चुका है, सिंस ये बहुत हाउसेस में पास हो चुका है। अगर स्टेट्स को और कुछ इसमें एडिशनल रूल्स अमेंड करने हैं फॉर द बेटरमेंट, नॉट फॉर नॉट अलाउिंग दिस थिंग, ये चीज़ें तो होंगी ही, बट इसके ऊपर और उनको कुछ क्लैरिटी देनी है तो वो स्टेट्स इशू कर सकते हैं। और इसका जो रोल आउट है वो अभी टाइम टू टाइम ये करना है। तो कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे आपका आवर्स है, पीएफ वेजेस है, पॉलिसीज है, फिर आपका बेस सैलरी का डेफिनेशन है, वो आपको ऑन प्रायोरिटी आपको इसको चेंज करना चाहिए। ठीक है। तो इसके ऊपर आपको क्या क्या इम्पैक्ट होगा आपके ऊपर, तो आपका वे स्ट्रक्चर ये होगा, आपके एचआर पॉलिसीज जो है वो अपडेट होंगी, आपका पेरोल सिस्टम में काफ़ी सारे चेंजेस आएंगे। और एक आपको कंप्लायंस ऑडिट भी आपका करवाना मैंडेटरी है, ताकि आपको पता चले कि कौन से कंप्लायंसेस आपको इम्पोर्टेंट है। और ये अभी क्यों इम्पोर्टेंट है, अभी तक इसको इतना स्ट्रिक्टली मॉनिटर नहीं करते थे, बट अभी ये सिंस देर इज अ लेबर कोड विच हैज बिन पास्ड, ये हर एक कंपनी जिसको मोर देन 10 एम्प्लॉयज है उसको मैंडेटरी हो गया है। तो ईच एंड एवरी कंपनी, बिग और स्मॉल, हैज टू डू दिस, अदरवाइज इसके पेनल्टीज और फाइन्स जो हैं वो आपको भरने पड़ेंगे। जैसे आपको अभी तक पीएफ के या फिर ईएसआईसी के नोटिसेस आते थे, तो बाकी सारी चीज़ों के भी आपको कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी कंपनीज जो हैं वो लीव पॉलिसी फॉलो नहीं करती है, टाइम रूल ऑफिस का रूल फॉलो नहीं करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको अभी जाके आगे जाके करनी पड़ेंगी, क्योंकि इसका आपको एक एनुअल रिटर्न देना है जिसमें आपको सारा डेटा गवर्नमेंट को सबमिट करना है, उसमें से एनीवेज वो ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी। तो इसका कंप्लायंस काफ़ी स्ट्रिक्ट होने होने वाला है। तो एक आई वुड रिकमेंड कि आप आपका खुद का कंप्लायंस ऑडिट कर ले। कैसे करेंगे, तो if you want we can help you to conduct a compliance audit. You can write to me or you can call me. I will definitely, अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसका एक मिनिमम फीस पे आपको हम आपका कंप्लायंस ऑडिट करके देंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपके कौन से कंप्लायंसेस आप कंप्लायंट हो, कौन सी चीज़ें हैं जहाँ जहाँ पे आप मिस कर रहे हो, ताकि वो कंप्लायंस हम लोग करना चालू कर दें। और गवर्नमेंट ने अभी ये इम्प्लीमेंट कर दिया है, तो हमको एज अर्ली एज पॉसिबल ये सारी चीज़ें हमको इम्प्लीमेंट चेंजेस करने हैं। और वी हैव टू स्टार्ट विद द न्यू रूल्स। ठीक है। तो जैसे उसमें आपको कुछ भी बेसिक क्वेरीज होंगी ये होंगी तो डेफिनेटली आपको मैं इसमें गाइड करूंगा, आपको हेल्प करूंगा। बट ऑफ कोर्स आपको अगर डिटेल्ड एक ऑडिट करवाना है कंपनी का, या फाइंड आउट करना है कि कौन से गैप्स है जो आपको ब्रिज करने हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं आई विल गेट बैक टू यू। मैं आपको फिर और डिटेल में हम लोग डिस्कस करके हम लोग वे फॉरवर्ड इसके ऊपर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप और किस टॉपिक पे आपको पेरोल रिलेटेड, लेबर लॉ रिलेटेड, मेरे इस फील्ड में 24 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, कोई भी आपको नॉलेज चाहिए होगा तो आप या फिर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा आप मुझे लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।